Hello, good morning students. Today we will start for class 4, chapter number 3, the Northern Plains. Northern Plains. So we are study about Northern Plains. This area of India is the Northern Plain also. तो dear students, I mean to say that कि आप देख रहे हैं इंडियन मैप मैंने बनाया है। इस मैप के ऊपर ये कुछ मैंने एरिया ड्रॉ किया हुआ है। उस ड्रॉ एरिया में आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये लाइन जो आ रही है, ये इंडस रिवर है, इट मींस सिंधु रिवर है। ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपका ये हरिद्वार स्टेट है, हरिद्वार। ये आपकी गंगोत्री, ये नदी जो बह रही है, जो रिवर है, ये गंगोत्री। यहाँ पे आपका लखनऊ, यहाँ ये दिल्ली, और ये सतलुज आपको पता है कि आपके पंजाब में ये रिवर कहाँ पे है, पंजाब में है ये रिवर। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कोलकाता, यानी कोलकाता से लेकर के ऊपर आपका पंजाब तक जो एरिया आपका, और आपका इसमें कुछ कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लखनऊ कहाँ पे आपका यूपी में है, दिल्ली, सतलुज नदी कहाँ से निकल के आ रही है, देख पा रहे हैं आप कहाँ पे बह रही है, फिलहाल फ्लो कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है पंजाब में। तो यानी पंजाब से लेकर के आपके यूपी, और यूपी से लेकर के आपका कोलकाता तक, नीचे तक का एरिया। और इधर आप देख पा रहे हैं आपका ये सिक्किम है, सिक्किम से आगे निकलते ही आप देख रहे हैं आपका मेघालय तक, इधर मेघालय तक आप देख पा रहे हैं। आपका ये जो एरिया कहलाता है, क्या कहलाता है, आपका नॉर्थन प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्थन प्लेन कहलाता है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, आज पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 14, चैप्टर नंबर 3, द नॉर्थन प्लेन्स। टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज lies the vast flat region called the northern plain. तो इट मीन्स टू द साउथ ऑफ द हिमालय, यानी जो हिमालय रेंज है आपकी, आप देख पा रहे हैं ये जो हिमालय रेंज है, ये इसकी मैं अगर बात करूँ, ये ऐसे है आपकी हिमालय रेंज, आपकी हिमालय रेंज है। इस हिमालय रेंज के कहाँ पे, साउथ में। साउथ हमेशा आप देखते हैं जब भी आप मैप को पढ़ते हैं, मैप में हम ऐसे इस तरीके से डायरेक्शंस होती हैं, और ये डायरेक्शन इधर ईस्ट होती है, यहाँ वेस्ट, और आपके टॉप में नॉर्थ एंड बॉटम में आपकी साउथ होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस तरीके से आप क्या करते हैं, डायरेक्शंस को पढ़ते हैं जब आप ऑन द मैप पढ़ते हैं। तो देख लीजिए ये आपका हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज के कहाँ पे, साउथ में। ये देखिए, ये इसका ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, और ये इसका साउथ होगा। तो देखिए आपका जो नॉर्थन प्लेन है हिमालय से, हिमालय रेंज, यहाँ हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज से साउथ में, ये देखिए ये साउथ में आप देख पा रहे हैं टोटल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, कलर किया हुआ है, जो भी एरिया, वो एरिया आपका नॉर्थन प्लेन है, इंडिया का नॉर्थन प्लेन है। तो टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज लाइज द वास्ट प्लेन रीजन कॉल्ड द नॉर्थन प्लेन। जो भी रीजन, जो भी क्षेत्र हिमालय के साउथ में आपको ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है, वो क्या है, आपका नॉर्थन प्लेन है। नॉर्थन प्लेन मीन्स पूर्वी प्लेन, पूर्वी इस तरह आपका। तो दिस प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट। वेस्ट में कहाँ है, वेस्ट, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वेस्ट में आपका पंजाब टू आसाम इन द ईस्ट, ईस्ट में आसाम तक। कहाँ तक, आसाम तक ये फैला हुआ है, आसाम। यानी आपके वेस्ट में पंजाब, ये सतलुज मैंने आपको बोला था, जो सतलुज है कहाँ पे है, पंजाब में है। पंजाब से लेकर के आपका आसाम तक वेस्ट में, ईस्ट में आसाम इन द ईस्ट, ओवर अ स्ट्रेच ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक ये जो प्लेन एरिया आप देख पा रहे हैं, ये मैम ने अभी आपको बताया था कि आसाम से लेकर के और ये यहाँ तक का जो एरिया आप ड्रॉ किया हुआ आपको नजर आ रहे हैं। तो इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ है इसकी 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर, यानी आसाम से लेकर के पंजाब तक का जो आप एरिया ड्रॉ
देख पा रहे हैं जो प्लेन एरिया है, नॉर्थन प्लेन एरिया जिसको हम कहते हैं, वो आसाम से लेकर के पंजाब तक का, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ है 2400 किलोमीटर इन द ईस्ट टू अबाउट 300 किलोमीटर इन द वाइड varies from 150 किलोमीटर इन द ईस्ट टू अबाउट 300 किलोमीटर इन द वेस्ट। अगर बात की जाए वाइडनेस की, इसकी वाइडनेस की अगर बात की जाए तो ये वाइडनेस है इसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाइडनेस है, और ये इसकी लेंथ है, यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ तक इसकी लेंथ है, और ये इसकी वाइडनेस है, यानी चौड़ाई की हम बात करते हैं। तो कितना वाइड है ये वाइड है 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर। नॉर्थन प्लेन की जो वाइडनेस है वो लगभग कितनी है, 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर तक, जो आपका वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट की ओर ये फैला हुआ है। समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट, द लैंड सरफेस ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज सो लेवल दैट इज डिफिकल्ट टू टेल टुवर्ड्स which side the land actually slopes. That means the land surface of the northern plain is so level that northern plain का जो एरिया है मोस्टली लेवल्ड है, बट दैट इज डिफिकल्ट टू टेल टुवर्ड्स which side the land actually slope, बिकॉज ऑफ इसकी जो साइड्स हैं, साइड्स लैंड हैं, उसके जो लैंड से मतलब भूमि की बात कर रहे हैं, इसकी जो साइड्स लैंड है वो लैंड एक्चुअली क्या है, स्लोप्स है। स्लोप्स का मतलब होता है जो ढालू है यानी झुकी हुई है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहीं से, हम यहीं से देख पा रहे हैं, आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, वेस्ट की ओर जा रहे हैं, ईस्ट की ओर जा रहे हैं वेस्ट से, तो आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें प्लेट्यू या कुछ इस तरीके से आकार में हमारी जो लैंड है वो ढलती जा रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी ज़्यादातर जो लैंड है वो कैसी है, ढालू है यानी झुकी हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द नॉर्थन प्लेन इज अमंग द मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो नॉर्थन प्लेन है ये जो नॉर्थन प्लेन है जो मैंने ड्रॉ किया है, ये मोस्टली पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया, फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल से मतलब मैं आपको बताया था, लेकिन उपजाऊ है, यानी खेती करने के लिए, खनिजों के लिए, मिनरल्स के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, उपजाऊ है, जिसमें सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। नेक्स्ट, दे आर ड्रेन्ड बाय द रिवर लाइक द गंगा, इंदोस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। इट मीन्स दे आर ड्रेन का मतलब होता है जो बही हुए, जो मिट्टियाँ ऊपर से, यानी सतलुज नदी, आपकी गोमती नदी और बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो ऊपर से क्या लाती हैं, मलबा इकट्ठा करके लेके आती हैं। बहुत सारे इसमें कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी, कुछ इस तरीके से होता है, बहुत सारा मटेरियल होता है, उसको क्या यानी ड्रेन करके ले आती हैं, भाग करके ले के आती हैं। जिसमें प्रमुख जो नदियाँ हैं गंगा, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, और उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं जिनको, सहायक नदियाँ होती हैं, वो सारी की सारी क्या करती हैं, ऊपर से बहती हैं, आपके हिमालय से आकर के बहती हैं और नीचे आकर के प्लेन में उस मलबे को इकट्ठा कर देती हैं, जिससे जो नॉर्थन प्लेन की जो ये लैंड है, जो भूमि है, वो फर्टाइल हो जाती है। क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। इट मीन्स उपजाऊ बनी रहती है, जो खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो दीज रिवर्स राइज इन द हिमालयाज एंड देन फ्लो थ्रू द प्लेन्स। मैंने भी आपको बताया है, ये भी जितनी भी मैंने आपको ऊपर नदियाँ बताई हैं, चाहे इसमें गंगा हो, सतलुज हो, सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये कहाँ से आती हैं, आपके हिमालय से आती हैं। हिमालय पर्वत से निकल करके ये थ्रू प्लेन्स यानी प्लेन के थ्रू क्या करती है, फ्लो होती है, बहती है अलग अलग स्टेट्स में। जैसे हम बात करें गंगोत्री की, गोमती नदी की, गोमती नदी आपकी यूपी में भी फ्लो होती है और आपकी कोलकाता में भी फ्लो होती है, राइट। ऐसे ही मैंने एक दिन बताया भी था, मैं आपको दोबारा से याद कराना चाहता हूँ। आपकी जो गंगा नदी है, जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर आपकी यूपी में पहले हरिद्वार में, सबसे पहले आप देख लीजिए
इसको भागीरथी नदी कहा जाता है जब तक ये जम्मू एंड कश्मीर में यानी हिमालय में रहती है। तो हिमालय में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भागीरथी। फिर वो धीरे धीरे प्लेन एरिया में कदम रखती है, और सबसे पहले जो कदम रखती है प्लेन एरिया में वो आपके हरिद्वार में रखती है, और हरिद्वार में आते ही उसका नाम चेंज हो जाता है, अब वो भागीरथी नहीं रहती, अब उसका नाम हो जाता है गंगा रिवर। गंगा रिवर अब धीरे धीरे बहती हुई कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में पहुंचती है। वेस्ट बंगाल में इसका नाम चेंज होकर के हो जाता है गंगा रिवर का हुगली, इसको हुगली के नाम से वहाँ पे पुकारा जाता है। ये कुछ नॉलेज थी जो गंगा रिवर के बारे में थी। नेक्स्ट, These rivers rise in the Himalayas and then flow through the plains. Plains के थ्रू वो क्या करती है, बहती है, प्लेन एरिया में आकर के वो बहना स्टार्ट कर देती है। तो they get water throughout the year from the melting snow of these mountains. यानी जब भी माउंटेन्स के पहाड़ों के ऊपर क्या होती है, बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ने से क्या होता है, उनको हीटिंग मिलती है। हीटिंग होने की वजह से क्या होता है, वो मेल्ट होना शुरू कर देती है, पिघलना शुरू कर देती है वहाँ से बर्फ, और वहाँ से जो पानी मिलता है वो किनको मिल जाता है, रिवर्स को मिल जाता है। द रिवर्स कैरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रॉक्स एंड सैंड कॉल्ड सेडिमेंट फ्रॉम द माउंटेन्स। यानी माउंटेन्स के ऊपर से जब भी माउंटेन के ऊपर हीट मिलती है बर्फ को, वो बर्फ मेल्टिंग होता है, पिघलने लगता है, पिघल करके वो जब पानी के रूप में, रिवर के रूप में, झरनों के रूप में, लेक के ऊपर से बहता है, तो माउंटेन से बहुत सारे ऐसे रॉक्स, कंकड़ पत्थर, बहुत सारे अवसाद ऐसे मिलते हैं जो बह करके ऊपर से कहाँ आते हैं, नीचे धरातल यानी आपके प्लेन एरिया में आ जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, सेंडिमेंट बोलते हैं। सेंडिमेंट का मतलब होता है अवसाद। अवसाद में क्या, आपकी रॉक्स, बहुत सारी कंकड़ पत्थर, बालू, इस तरीके से सब कुछ मिला करके उसको एक सेंडिमेंट कहते हैं। सेंडिमेंट का मतलब होता है अवसाद, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है फ्रॉम माउंटेन। द फाइन स्लाइड डिपॉजिट्स बाय द रिवर्स इन द इज कॉल्ड एल्यूवियम। एल्यूवियम का मतलब होता है जो पानी द्वारा जो बिछाई गई मिट्टी, जो रेत होती है, जो कहाँ से आई है, आपके पर्वत शिखर से आई है, हिमालय से आई है, माउंटेन से आई है। और माउंटेन पे मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी वहाँ पे बर्फ बनती है, बर्फ पड़ती है, तो हीट पा करके जो बर्फ है वो बहने लग जाता है पानी के रूप में, और वो उनका जो वाटर होता है वो किनको यूज प्राप्त होता है, वो होता है जितनी भी वहाँ से नदियाँ, जितनी भी रिवर्स निकलती हैं, उन रिवर्स से होता हुआ कहाँ पे आता है, आपका प्लेन एरिया में आता है। और उन प्लेन एरिया में आते हुए वाटर के साथ में बहुत सारे कंकड़ पत्थर, बजरी, आपके सेंडिमेंट जो अवसाद होते हैं, वो सारे के सारे बह करके आपके प्लेन एरिया में आकर के बिछ जाते हैं अलग अलग एरियाज में, और वहाँ की सॉइल को, वहाँ की मिट्टी को क्या कर देते हैं, फर्टाइल कर देते हैं। फर्टाइल मीन्स वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, जो खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट, सॉइल इज फर्टाइल एंड देयरफॉर गुड फॉर क्रॉप्स। मैंने भी आपको बताया फसलों की वो के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यूजफुल होती है। तो व्हेन दिस रिवर्स फ्लड देयर बैंक्स द सेंडिमेंट स्प्रेड ओवर द लैंड सरफेस। मैंने अभी आपको बताया है जो रिवर्स के साथ में, जो नदियों के साथ में जो भी सेंडिमेंट यानी अवसाद घुल मिल करके आता है, वो कहाँ पे जमा हो जाता है, ऑन द सरफेस लैंड सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, वो बिछ जाता है अलग अलग एरियाज में, अलग अलग स्टेट्स में। जैसे ही नदियाँ जहाँ तक भी फ्लो करेंगी, जहाँ तक भी बहेंगी, वहाँ तक वो सेंडिमेंट अलग अलग तरीके से वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है। तो नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट द सॉइल ऑफ द प्लेन्स ऑलवेज रिमेन्स फर्टाइल। तो इट मीन्स जहाँ तक भी ये एरियाज होते हैं, प्लेन एरियाज होते हैं, जहाँ पर भी ये रिवर्स लेके आती हैं उस सेंडिमेंट को, वहाँ तक की जो भी सोइल होती है उसको क्या कर देती है, फर्टाइल कर देती है, उपजाऊ बना देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सतलुज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द चीफ रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेन्स। सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये ऐसी प्रधान यानी चीफ मुख्य ऐसी रिवर्स हैं जो थ्रू प्लेन एरिया यानी प्लेन एरिया के थ्रू ही बहती हैं। तो दिस रिवर्स डिवाइड द नॉर्थन प्लेन्स इनटू 3 पार्ट्स ऑफ बेसिन। ये जो रिवर्स है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है नॉर्थन प्लेन को, जिसमें फर्स्ट है द सतलुज बेसिन, सेकंड है द गंगा बेसिन एंड
थर्ड है द ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी अपने ही नाम से ये बेसिन बनाती है। तो बेसिन बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है बेसिन। द एरिया ड्राइंड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ बेसिन। बेसिन क्या होता है, वो एरिया बेसिन कहलाता है जो नदियों के द्वारा लाए हुए सेंडिमेंट को, यानी नदियों के द्वारा, जैसे आपकी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, बहुत बड़ी बड़ी जो रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये रिवर्स जब अपने साथ में सेंडिमेंट लेके आती हैं ऊपर से हिमालय से और उनको प्लेन एरियाज में स्प्रेड कर देती हैं, तो उनसे कुछ नए एरिया का, नए लैंड का एक क्या होता है, एक आविष्कार होता है, जिसको क्या कहा जाता है, बेसिन कहा जाता है, जो नदियों के द्वारा बनाया हुआ एक फर्टाइल लैंड फॉर्म होती है। तो इसमें फर्स्ट है द सतलुज बेसिन। सतलुज बेसिन क्या है, द इंडस रिवर राइज इन अ लेक इन द तिब्बत बियॉन्ड द हिमालयाज। दैट मीन्स जो इंडस रिवर है, जो मैंने आपको बताया था, इंडस रिवर आप देख पा रहे हैं, जो मैंने मैप में बनाया है, यहाँ पे इंडियन मैप में मैंने बनाया है इंडस को, इसको बोलते हैं सिंधु रिवर। ये सिंधु रिवर कहाँ से होकर के बहती है, इट इज राइज इन द अ लेक इन तिब्बत बियॉन्ड द हिमालयाज, यानी तिब्बत के सहारे कहाँ से होकर के बहती है, हिमालय से बहती है। तो इट फ्लोज westwards through कश्मीर एंड देन इनटू पाकिस्तान। ये कश्मीर के थ्रू देखिए ये बह रही है, मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखाया है, ये इंडस रिवर है, ये यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर से होती हुई कहाँ पे जा रही है, ये पाकिस्तान में जा रही है। पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट कश्मीर एंड देन इनटू पाकिस्तान। इट हैज 5 बिग ट्रिब्यूटरीज। इस नदी की, यानी सिंधु नदी की जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां हैं, जिनमें मुख्यतः कौन कौन सी है, द झेलम, द चिनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज। ये 5 ऐसी नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां कहलाती हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज शामिल हैं। द सतलुज इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस फ्लोइंग थ्रू इंडिया, यानी इंडिया में बहने वाली सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबी जो एक रिवर है वो है सतलुज, जो आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है, मैंने आपको बताया था कहाँ से होकर के मुख्यतः बहती है, आपकी पंजाब से होकर के बहती है, और पंजाब की ये मेन यानी मुख्य रिवर भी कहलाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सतलुज बेसिन लाइज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन, यानी नॉर्थर्न प्लेन के वेस्ट पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट कौन सा, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये सतलुज, ये देखिए ये इस पार्ट है, ये इसका वेस्ट पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट कहाँ पे आपका, मैंने आपको बताया था मेनली सतलुज नदी कहाँ पे, पंजाब, यानी पंजाब वाला जो एरिया है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी नॉर्थर्न प्लेन कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सतलुज बेसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सतलुज बेसिन भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, यानी हरियाणा पंजाब इसको क्या करता है, कवर करता है। द यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़ ऑल्सो फिल्स इन दिस रीजन, इस रीजन में, इस क्षेत्र में मुख्यतः हरियाणा और पंजाब के साथ साथ में जो यूनियन टेरिटरीज, जो कैपिटल भी है हरियाणा और पंजाब की, चंडीगढ़, ये भी इसमें ही इंक्लूड होती है। तो ब्यास जॉइंस सतलुज एट हैरिकेट बिफोर द सतलुज एंटायर्स पाकिस्तान। तो ब्यास नदी जॉइंट होती है, जॉइंट होने के बाद में बिफोर द सतलुज एंटायर्स पाकिस्तान, तब ये जो सतलुज रिवर है कहाँ पे एंटर कर जाती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ये सतलुज रिवर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट देन अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत एंड फरीदाबाद आर द मेन सिटीज ऑफ दिस रीजन। इस रीजन में आने वाली, यानी सतलुज बेसिन में आने वाली मेन सिटीज में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, रोहतक, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, ये मेन सिटीज हैं जो इस रीजन में, इट मीन्स सतलुज बेसिन में
इंक्लूड की जाती हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है इस रीजन की, यानी सतलुज बेसिन की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होती है। नेक्स्ट, द सतलुज बेसिन डज नॉट गेट मच रेनफॉल। तो सतलुज बेसिन में ज़्यादा रेनफॉल, ज़्यादा बारिश नहीं होती है। द भाखरा नागल डैम अक्रॉस द सतलुज रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। तो सतलुज रिवर इन पंजाब, यानी पंजाब में सतलुज रिवर जहाँ पे बहती है वहाँ पे एक डैम बनाया गया है भाखरा नागल बांध के नाम से, जो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया के लिए। तो प्रोवाइड कराता है इरिगेशन के लिए, यानी खेतों के लिए, सिंचाई के लिए क्या कराता है, वाटर प्रोवाइड कराता है किसानों को। तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ से क्या कराया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस यानी उत्पादित की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेक्शन में यहीं तक हम करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में कल मिलते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को समझना है, जो भी आपको समझाया गया है उससे नॉलेज गेन करनी है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करके या पूछ सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, साथ साथ आप 2 मंथ्स की फीस पे जरूर करेंगे, बिकॉज टीचर्स आपको जब तक ही पढ़ा पाएंगे जब तक उनको, देखो उनकी भी बेसिक नीड्स हैं, उन्हें नीड्स को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों का उन्हें एक सहयोग चाहिए होता है, जो आपकी ड्यूटी भी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स से खासतौर पे मेरी गुजारिश है कि आप लोग टाइमली अपनी, ज़्यादा भी नहीं मैं कहता हूँ, 2 मंथ्स की आप फीस पे कराइए। आपकी जुलाई और अगस्त की 2 मंथ्स की आप फीस पे कराइए, जिससे कि सब टीचर्स की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। आपका यही सहयोग मैं चाहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।